ये जादूगरी आपकी ह्यूस्टन पे ये क्या चल रहा है? कैसे, कौन सा ये अब्राकाडाब्रा किया आपने, ये बताइए। मैंने सोचा कि मैं जब अमेरिका आया हूँ तो क्या उसे छू के चला जाऊं। जो कुछ भी है आपके अंदर निकाले बाहर। पिछले 1 महीने से मैं इस लम्हे के ख्वाब देख रही हूँ। कॉज ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरे दिल में हैं और आज के जो मेहमान हैं उनसे मैंने ये बातें पूछनी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं मैनिफेस्ट करूं वो परफेक्ट सिचुएशन जहां पे मैं सवाल करूं और वो अपने दिल की बात मुझसे कहें, हमसे कहें। वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम वेलकम, बखैर अगले, अहलन वसहलन, मरहबा, या हबीबी, या हयाती, या कलबी। माय नेम इज लीना शाह, योर फेवरेट रेडियो होस्ट, नाउ ऑल्सो द होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट विच इज being brought to you by the International Arts Society। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। डॉन इंग्लिश के कैरिकेचर आर्टिस्ट फीका ने मुझसे कहा, 30 साल से वो कैरिकेचर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर जाओ और देखो कि उसके माथे पे क्या लिखा है। जब मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बताया था, जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा तो उसमें पर्शियन में, फारसी में लिखा हुआ है, कस्बे कमाले कुन के अजीज़े जहां शबी। आई होप मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे सही है, माजरत फारसी बोलने वालों के साथ। लेकिन इसका मतलब ये है कि अपने फन में इतना कमाल पैदा करो कि जहान में अजीज हो जाओ। आज के मेरे मेहमान एक ऐसे ही एक्टर हैं जो कि अपने काम की वजह से, अपनी लगन की वजह से, अपने हुनर की वजह से, अपने फन की वजह से पूरे जहान में अजीज थे तो थे। पाकिस्तान में, अपने वतन में, बॉर्डर पार इंडिया में अजीज थे तो थे। वो ह्यूस्टन आए और ह्यूस्टन में हर दिल अजीज हो गए। विदाउट एनी फर्दर अडू, इस वक्त मैं मुखातिब हूँ राशिद फारूकी, द बेस्ट एक्टर। सो मेनी टाइम्स इनको ये अवार्ड मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ह्यूस्टन में बहुत अच्छे तरीके से। ये जादूगरी आपकी ह्यूस्टन पे ये क्या चल रहा है? कैसे, कौन सा ये अब्राकाडाब्रा किया आपने, ये बताइए। भाई आया तो मैं यहाँ पर एक अवार्ड शो के लिए था। अवार्ड शो 2-3 दिन में खत्म हो जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जब अमेरिका आया हूँ तो क्या उसे छू के चला जाऊं। मुझे एक्सपीरियंस करना था। मुझे शौक है नई नई सोसाइटीज को एक्सपीरियंस करने का। जो मेरा काम है एक्टिंग, उसमें भी मुझे मददगार होती है। तो मैंने यहाँ थोड़े दिन रुकने का फैसला किया और फिर मैंने सोचा जब मैं रुकूंगा तो मैं करूंगा क्या, मैं सिर्फ देखता रहूंगा। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास जो एक्सपर्टीज है उनको मैं शेयर करता हूँ यहाँ के लोगों से। ये एक ऐसे ही ख्याल आया। तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ दोस्त थे, उनसे जिक्र किया। उन्होंने कहा बिल्कुल जरूर करो, क्यों नहीं करो। और फिर हमने एक चीज डेवलप की, एक्टिंग वर्कशॉप। उसमें लोग आते हैं, मैं उन्हें एक्टिंग सिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें एक्टर बना लेता हूँ और उसके बाद उनसे कहता हूँ जो कुछ भी है आपके अंदर निकाले बाहर। वाओ, दैट इज अमेजिंग। देखिए पिछले इतने सालों से, लाइक 20 years I've been here in Houston, और आप लोग जो ह्यूस्टन वाले लोग हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो में और भी लोग जो मौजूद हैं, कोई ऐसा एक्टर पाकिस्तान से या इवन बॉलीवुड से यहाँ नहीं आया। सब अपना शो करने आए हैं, शो मीट एंड ग्रीट करने आए हैं। कोई ऐसा एक्टर नहीं आया जिसने आके कहा हो कि जो मैंने सीखा है वो मैं वापस दूंगा। आप किस मिट्टी के बने हैं राशिद फारूकी? ये कहाँ से आइडिया आया, क्यों आया, क्यों आप गिव बैक करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बुनियादी तौर पे यही आइडिया इसीलिए आया कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा। मैं सिर्फ घूमना नहीं चाहता, लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। लेकिन तफसीली कैसे मुलाकात हो, तो पहले मैं लोगों को बुलाता हूँ, आइए वर्कशॉप में, फिर उनके साथ गेम करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ जिससे वो थोड़ी देर के लिए एक्टर बन जाते हैं, उनकी इनहिबिशंस खत्म हो जाती हैं, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये एक तरह की थेरेपी भी होती है। जो लोग नहीं बोल सकते वो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ निकालिए जो आपके अंदर है, जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप समझते हैं, जो कुछ आप महसूस करते हैं, फिर वो निकालते हैं। और इस बहाने मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता भी हूँ और मुझे इस सोसाइटी के बारे में ज्यादा पता भी चलता है और वो मेरे दोस्त हो जाते हैं, तो मुझे उसका फायदा भी होता है फिर। अच्छा, ये मुझे नई बात पता चली है, यानी कि आप ह्यूमन बिहेवियर के स्टूडेंट हैं, आप सोशल बिहेवियर के स्टूडेंट हैं। आप यहाँ से जो देखते हैं वही हमें जो है ना कहीं किसी डिमेंशन से निकल के आपके कैरेक्टर्स में भी देखने को मिलता है। देखो लीना, होता ये है कि एक्टिंग या कैरेक्टर आप बेस करते हैं
अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी इमेजिनेशन, कि आप इमेजिन कर सकते हैं जो कुछ आपने किया है, और अगर नहीं कर सकते या आपने जो नहीं किया उसे इमेजिन कर सकते हैं, तो उसे ऑब्जर्व करते हैं, जाके उसके तलाश करते हैं और कैरेक्टर बनाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों से मिलूं, उनको बताऊं कि जो कुछ आपने किया है वो आपके बहुत काम आने वाला है। आप उसे रिकॉल करें और फिर उसे एक्ट आउट करें। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं यही समझती हूँ कि जिंदगी में हर तजर्बा जो है ना वो काम जरूर आता है। तो ह्यूस्टन में, यहाँ शुगरलैंड में इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप मिले हैं, और कुछ बड़े अजीब व गरीब किस्म के भी कैरेक्टर्स हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में आप कहेंगे कि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिली है और आगे आने वाले जो आपके रोल्स हैं मैं शायद इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकूं? किसी का नाम लिए बगैर, क्योंकि आपको पता है ना दिल एकदम से टूट जाता है, नाजुक होता है। बहुत सारी वर्कशॉप्स में जितने लोग मिले हैं वो तो मिले हैं, क्योंकि वो ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, होते हैं, उनको हम पहले से भी जानते हैं। उनकी बहुत सारी चीजें हैं वो मेरे लिए नई है, लेकिन कल्चर जो है वो सेम है। लेकिन मुझे एक ऐसी कैरेक्टर मिली है जो मेरी दोस्त बन गई है। अच्छा। वो जिस होटल में मैं रहता हूँ उसकी फ्रंट डेस्क पे बैठती है। अच्छा। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है, और मुझसे वो उसका बेइंतहा एक अजीब सा नया सा रिलेशन है। वो मुझे देखते ही कहती है मिस्टर फारूकी, मैं उसे कहता हूँ हाय। तो इस तरह से हमारी बातचीत चलती है, और मैं उसको मुझे अट्रैक्ट करता है वो कैरेक्टर। इसलिए मतलब खातून है, मैं उस कैरेक्टर को कहीं प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए फिर भी वो इंटरेस्टिंग है। मैं उससे बातें भी करता हूँ जाते जाते। एक दिन मैं बाहर जा रहा था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं दावत पे जा रहा हूँ, मेरे लिए वापसी पे खाना लेके आना। अब मैं जिस दावत पे गया था वहां मैं चीफ गेस्ट था, तो चीफ गेस्ट के बाद सब कुछ हो गया, तो मैंने जो मेरे मेजबान थे उनसे मैंने कहा यार एक खाना जो बचा है वो खाना तो दे दो थोड़ा सा। वो एक बैग वो ला के दिया, पैकेट उसमें डाल ले। मैंने बकायदा उसके लिए खाना निकाला और मैंने जाके वापस गया, मैंने उसको खाना दिया। वो इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकता। क्या बात है। तो मुझे वो खुशी जो उसकी थी ना, वो देखना बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ उससे। वाओ। अच्छा, क्या इंसान बेसिकली एक जैसा है? क्योंकि यहाँ पे तो अब आपको आके देसियों से ज़्यादा, पाकिस्तानियों के अलावा डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों से भी मुलाकात हुई, अमेरिकन से यहाँ पे मुलाकात हुई। जैसे कि आपने कहा कि ये आपका एक नया इंटरेक्शन जो है, जो आपका एक नया फ्रेंड है, शी इज़ अफ्रीकन अमेरिकन। तो क्या आपको लगता है कि इंसान बिल्कुल बेसिक्स एक जैसी है? क्या है इंसान आखिर? देखो, हम जो किसी इंसान में देखते हैं ना, उसके एहसासात देखते हैं। फीलिंग बिल्कुल इंसान की, हर इंसान की फीलिंग, उसे भी अगर कोई चीज गर्म है तो गर्म लगती है, अगर कोई ठंडी है तो उसे ठंडी लगती है। तो यानी ये फीलिंग है, वो एक ही जैसे, उसे दुख होगा तो उसे भी दुख होगा किसी बात पे। तो इस तरह की फीलिंग्स जो है या इमोशंस हैं वो हर इंसान के एक जैसे होते हैं लीना। बस बाज लोग उस पर रिएक्ट किसी और तरह करते हैं, बाज लोग किसी और तरह करते हैं, इतना सा फर्क होता है। इंसान सारे एक जैसे होते हैं। ओह वाओ, वाओ, दैट्स क्वाइट अ लर्निंग, बिकॉज when we watch dramas, और ख़ासतौर पे अब जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो बहुत इवॉल्व कर चुका है। आई मीन इट हैज़ सरपास्ड अ लॉट ऑफ मूवीज़, और स्पेशली बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में अब हमें नहीं पता चलता, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास के OSTs सुनाई दे रहे होते हैं, उनके सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे, उनके कॉन्सर्ट ज़्यादा हो रहे होते हैं बनस्बत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, विच इज़ डिफरेंट फॉर ह्यूस्टन। और बीइंग अ पाकिस्तानी, आई वुड से कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा से पॉपुलर थी, इस हाई स्टेटस पे आ चुकी है। रोल्स बदल रहे हैं, रिलेशनशिप्स अब मैं देखती हूँ आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू आज से 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि ये वो चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं जो कि शायद नहीं उनके इमेजिनेशन में हो सकती कहीं। क्या ये जो एवोल्यूशन हुई है रिश्तों की हमारे ड्रामा में, इज इट नेचुरल, या फिर ये वाकई में इट इज़ समथिंग जो कि सोसाइटी में हो रहा है और ड्रामास जो हैं वो उसको दिखा रहे हैं, उसी का अक्स है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई चीज सोसाइटी में हो रही तो वही दिखाई जाएगी, कोई ऐसी चीज, अनोखी चीज नहीं दिखाई जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सोसाइटी में होता है, हम उन्हें छुपाते हैं, हम उस पर बात नहीं करते। अब जरा सा थोड़ी सी लिबर्टी मिली है तो लोग ड्रामों में भी बात करने लगे हैं, और उससे उनको TRP भी मिलती है, उनकी रेटिंग में इजाफा होता है, इसलिए भी वो ड्रामों में ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि आर्ट वो नहीं है जो बिल्कुल ही सोसाइटी है वो ही दिखा दें आप, और
बिल्कुल हकीकत दिखाना आर्ट नहीं है, बल्कि आर्ट तो है ही वो कि आप बात भी कह दें और वो बुरी भी ना लगे। मतलब वो खूबसूरत पैराए में कहीं भी कोई बात हो, गाली भी दी जाए तो वो इस तरीके से दी जाए कि वो अच्छी लगे, ना कि बुरी लगे। वो आगे वाला मुकर्रर बोला कि जरा दोबारा दीजिए। तो यही आर्ट है कि अगर सामने एक मंजर है, आप मंजर बना दें तो आपने क्या किया है? सिर्फ आपने अपनी महारत दिखाई है कि मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन अगर उस मंजर में कुछ ऐसा पैदा किया जाए जो कि आर्ट हो जाए, जिसमें वह कहने को दिल चाहे, तब तो बात है। अच्छा, आपने एक बात कही कि ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से टीआरपीज भी ज्यादा होती है। टीआरपी ज्यादा होने का मकसद तो यही होता है ना कि भाई व्यूज ज्यादा आए हुए हैं, 1 मिलियन व्यूज आ गए इस पॉडकास्ट में बिकॉज यू नो होस्ट वाज वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब तो ये कि लोग वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो देखना भी चाह रहे हैं जिसकी वजह से हाई टीआरपीज मिल रही है, लेकिन लोग दोगले भी हैं क्योंकि क्या वो कहते हैं हाँ ये क्यों दिखा रहे हैं, ये क्या है? नहीं देखे, लोग देखना कुछ नहीं चाहते। अच्छा, आप जो दिखा रहे हैं वो देखेंगे। आप उसे आर्ट दिखाएंगे तो वो आर्ट देखेगा, आप उसे गलत चीज दिखाएंगे, उर्यानियत दिखाएंगे तो वो उर्यानियत देखेगा। जाहिर है उर्यानियत सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है इस दुनिया में, तो जाहिर है उसके व्यूज तो आएंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं जो सारे लोग करते हो वो ठीक भी हो। कहते हैं ना कि बहुत सारा एक शेर है कि जमहूरियत वो अंदाज़े सियासत है कि जिसमें इंसानों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो तोलने वाले इंसान वो होते हैं जो दूसरों से बेहतर होते हैं, जिन्होंने इल्म हासिल किया होता है, जिनके पास शऊर होता है और जिनका स्टैटिक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उन इंसानों में जिनको तोला जाना चाहिए। जैसे वो 50 आदमियों से एक आदमी मुख्तलिफ होता है जो आर्टिस्ट होता है, वो इसीलिए होता है कि उसे तोला जाने वाला आदमी होता है वो, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। वो एस्थेटिक रखता है, अच्छा, वो अच्छी बात करता है, वो अच्छा शऊर रखता है, तो इसीलिए उसे आर्टिस्ट कहते हैं। तो अगर कोई चीज, किसी चीज में व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो कतई ये साबित नहीं करता कि वो बहुत अच्छी चीज है। या व्यूज का मतलब बस व्यूज आ रहे हैं। सो आपने कहा आर्टिस्ट 50 में एक होता है, तो बताइए कि ह्यूस्टन में कितने आर्टिस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई, नाम लिए बगैर, क्योंकि दिल बहुत नाजुक होता है, जिनका नाम नहीं लिया और टूट जाएगा। मुझे तो ह्यूस्टन में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। अच्छा, मैंने जो वर्कशॉप्स किए हैं और नौजवानों को और सीनियर्स को भी बहुत करीब से देखा है। अच्छा, ये सोसाइटी काफी पुरअमन सी है। अच्छा, यहाँ लोग रिलैक्स हैं बनिस्बत इसके, खुश हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो इंटरनल होंगे, रिश्तों में होंगे जो करीब करीब होते हैं। तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा कि यहाँ लोग रिलैक्स्ड हैं एज कंपेयर टू पीपल इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल। पाकिस्तान की सोसाइटी इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है। हमें समझ नहीं आती हम किस तरह वहाँ जिंदगी गुजारें आसानी से, जबकि ह्यूस्टन में मैंने देखा लोग बहुत रिलैक्स हैं, माशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं, जो काम किया जाता है। और बहुत सारे लोग, इसमें बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए जब उन्हें आराम की जरूरत है। अच्छा। तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी भी है, वो आराम से जिंदगी गुजारते हैं। वो फन सखाफत की तरफ जाते हैं, वो पार्टीज में जाते हैं, वो डिनर में जाते हैं, वो हर चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए, जिससे उनको तस्कीन मिलती है। जबकि हम पाकिस्तान में बहुत सोच समझ के जाते हैं कि यार ये इतना ज्यादा टिकट है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, या इस जगह जाना है, ये हमें अच्छा आर्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये कहीं वायलेंस ना हो जाए। पूरा आर्ट वायलेंस होता है, मैं समझता हूँ इंसान के ऊपर। अच्छा आर्ट होता है। जब भी मैं बुरी पेंटिंग भी देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। इसी तरह मैं कोई बुरा थिएटर ड्रामा देखता हूँ जिसमें वल्गैरिटी होती है, जिसमें ऐसे जुमले होते हैं जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होते, तो मुझे लगता है कि मेरे को वायलेंस हुआ है, मुझे तकलीफ होती है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ह्यूस्टन में नजर आई, जहाँ ये लोग मुतमईन हैं, आराम में हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे पेंटर्स, एक मियां बीवी हैं पेंटर हैं, उनका नाम है आरिफ कदीर साहब, और उनकी वाइफ, इन दोनों पेंटिंग करते हैं साथ। वो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। मतलब चीजें इस तरीके से हैं।
तो मुझे तो बहुत अच्छी सोसाइटी लगती है, बहुत पुरअमन सोसाइटी लगती है। गो के इसमें हुकूमत किसी और की है, ये लोग सब उस हुकूमत का हिस्सा है, अब यहाँ के शहरी हैं, सेटल हो गए हैं, और ये लोग सब आए वहीं से ही हुए हैं। उसके बावजूद आर्टिस्ट की आपने बात की कि मुझे आपकी अभी तक बातों से जो सबसे ज्यादा फीलिंग आ रही है वो यू आर सो सेंसिटिव एज एन आर्टिस्ट, दैट्स व्हाई यू आर एन आर्टिस्ट। चाहिए तो जो जब इतनी सेंसिटिविटी हो आपके अंदर, यानी कि मैं कभी भी ये नहीं सोच सकती कि मैंने एक बुरी पेंटिंग देखी तो वो मेरे साथ वायलेंस हुआ है, मतलब आज से हाँ ठीक है यू नो लाइक भैया बहुत बुरा लगा है या फिर इनको नजर नहीं आ रहा क्या या समथिंग लाइक दैट। बट इस लेवल पे उसको महसूस करना कि जैसे मेरे साथ वायलेंस हुआ, इसका मतलब ये कि आप बहुत हसास हैं। इतना ब्रूटल माशरा है, इतने ब्रूटल लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं एकदम से बेहिस है। एक ऐसा इंसान जो बहुत हसास है, वो इन बेहिस लोगों से जब सराउंडेड होता है, जब वो उसके इर्द गिर्द होते हैं, कैसे सरवाइव करता है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कैसे रिवाइव करता है, कैसे बार बार जिंदा करता है अपने आप को? बहुत बिल्कुल सही बात है ये लीना, बहुत बार महसूस होता है। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो डायरेक्ट आपको हर्ट कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से, रोना भी आता है। लेकिन मैं क्योंकि लिटरेचर पढ़ने का आदी हूँ, मुझे लिटरेचर कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं करता हूँ जो मेरी शख्सियत को बनाती हैं। तो मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। जब मैं अर्ली एजेस में था और मैं इस प्रोफेशन को अपनाना चाहता था, मैं एक दो ड्रामे कर भी चुका था, तो मैंने किसी से कहा यार हमारे कोई डायरेक्टर से मुलाकात करा दो, हमें भी कोई रोल मिले। नाइस। तो वो हमारे दोस्त हमें लेके गए एक डायरेक्टर के पास। अच्छा, उन्होंने हमें देखा, जब हम कमरे में गए डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो। मैंने कहा अभी तो कुछ बस एक छोटे मोटे काम कर लेते हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे गौर से थे, मतलब पान खाते हो? उस जमाने में हम पान खाते थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी। कहने उठो जाओ, पान खाने वाला एक्टर नहीं बन सकता। और उन्होंने दूसरी बात नहीं की, मुझे कमरे से निकाल दिया। अच्छा, बहुत देर तक तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, क्या है मेरे साथ। मैं घर तक आते आते मतलब आप दीदा हो गया, रोता रहा, अंदर ही अंदर रोता रहा, आंसू से तो नहीं रो सकता बाहर। फिर आके मैंने सोचा कि इसमें क्या ऐसी बात है, हुआ क्या है। तो मुझे पता लगा सही तो कह रहा था वो, पान खाना एक एक्टर के लिए मुनासिब बात नहीं है। उसने मुझे सबक दिया कि ये नहीं खाना चाहिए आपको, और मैंने उसके बाद जिंदगी में आज तक फिर पान नहीं खाया। और मैंने उसकी बात को पॉजिटिव लिया। उसके साथ शायद मैंने जिंदगी में काम नहीं किया, लेकिन बहुत आगे जाके एक और दफा वो मुझे मिला और मैंने उसे बताया, और मतलब वो मुझे मिला और बहुत एडमायर किया उसने, यार तुम बड़े अच्छे एक्टर हो, ये वो फलाना। उनको याद था ये वाकया? नहीं, उनको नहीं आता। फिर मैंने याद दिलाया कि यार आपने मुझे एक दफा दफ्तर से निकाल दिया था आपने। कहने अच्छा। मैंने फिर मैंने पूरा वाकया सुनाया, और फिर मैंने ये भी बताया कि मैं ये समझता हूँ कि आपने मेरे साथ बुरा नहीं किया था, मेरे साथ अच्छा किया था, जो मैं उसे पॉजिटिव। तो कहने का सारी बात यह है, मकसद ये है कि ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको अगर कोई हर्ट करे तो आप उसे लेते कैसे हैं। इंतजार करें, अपने अंदर ले जाएं उस गहराई को, उस दुख को। वो कहते नहीं है, जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने सही। में। तो वो डेप्थ पैदा करेगा आपकी शख्सियत में, आपके थॉट्स में, आपकी मतलब जो कुछ भी आपका आउटकम है उसके अंदर वो ऐसी डेप्थ पैदा करेगा तो लोग आपको वाह वाह करेंगे। और मुझे उस वाह का बड़ा मजा। I love it, of course। और ये वाह बिल्कुल बनती है, क्योंकि ना सिर्फ आपकी शख्सियत, आप बिकॉज मैं राशिद फारूकी को जानती हूँ कराची मस्त FM 103 के स्टूडियोज से। बहुत दफ़ा हमें हैंग आउट करने का वहाँ पर मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। जब यहाँ ह्यूस्टन आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान से आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो जो एक आप बात अभी कर रहे थे जिसमें कि आपने कहा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको बहुत प्लेजेंट पाया है अपने सारे इंटरेक्शंस में। हम सोचते होंगे कि एक एक्टर बड़ा इमोशनली वॉलेटाइल होता है, वो हर तरह के एक्सप्रेशंस दिखा सकता है, तो रियल लाइफ में भी उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं सब एक्सप्रेशंस दिखाने चाहिए। लेकिन आपको मैंने बहुत ही स्टेबल और बहुत ही नरम मिजाज और बहुत जॉली, ये क्या खुला तजाद नहीं है, कैसे करते हैं आप ये?
मैंने पहले आपको बताया था लीना कि मेरे लिए जो मेरी गुजारी हुई ज़िंदगी होती है, जो मेरी फीलिंग्स होती हैं, जो मुझे मेरे इंटरेक्शंस होते हैं, उनसे जो कुछ मिलता है, मेरे दुख होते हैं, मेरे इमोशंस होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ और क्योंकि मैं उसे फिर बाकायदा तैयारी के साथ उसको फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। वाह, यानी कि वो जो कहते हैं कि आपकी मेमोरीज आपका सरमाया होती हैं, तो वाकई में आपकी मेमोरीज आपका सरमाया है। मेरी नहीं, एक एक्टर की, किसी कोई भी एक्टर हो, उसकी जो मेमोरीज हैं, जो उसने चीजें एक्सपीरियंस किए हैं, वो उसका सरमाया है, वो उसकी डिग्रीज है जो उसे हर लम्हे पे, हर कैरेक्टर में उसको सपोर्ट करेंगी। कहीं ना कहीं अगर उसने जो एक्सपीरियंस, जिंदगी को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ एक्टर होता है, वो बिल्कुल प्लास्टिक का एक्टर होता है। उसके एक्सप्रेशन आप उसको उस तरह से डेप्थ में नहीं मिलेंगे। हाँ। वो ऊपरी ऊपरी से लगता है। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। सो समवन, बिकॉज आपकी जिंदगी के मोर देन हाफ योर लाइफ से आप एक्टिंग में हैं, 35 years, जिसमें कि थिएटर भी किया आपने शुरू में। ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ स्ट्रगलिंग एक्टर, बहुत सारे ऐसे आपने एक्सपीरियंसेस किए होंगे जिसमें कि जैसे कि अभी आपने एक वाकया शेयर किया कि आपको निकाल ही दिया कमरे से। तो जब कोई इतना यंग होता है, आपकी एज -35 करेंगे, तो वेरी यंग मैन, उसके एक्सपीरियंसेस तो इतने होते ही नहीं है, वो कहाँ से एक्टिंग करेगा? खाली एक्टिंग को 35 years हुए हैं ना, उससे पहले एक जिंदगी गुजरी, उसमें जो कुछ भी डेवलप हुआ वो लेना शुरू किया। सेंसिटिव मैं बचपन से ही था। मतलब कोई चीज, मुझे कोई बुरी बात लगे तो मैं उसे महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे महसूस ना करूँ और ऐसे ही गुजर जाऊँ, लेकिन वो मैं अपने अंदर रखता हूँ। जैसे जैसे ये एक्टिंग कर रहा है, तो ये भी तो एक्सपीरियंस है, इसमें तो 50,000। अब जैसे मैं ह्यूस्टन आया हूँ, तो ह्यूस्टन आने के लिए मुझे कराची से सफर करना पड़ा है, कोई 17-18 घंटे का, 19 घंटे का मैंने सफर किया है। उसमें कितने लोग मुझे मिले होंगे, वो भी तो मेरा एक्सपीरियंस है। और अभी जिंदगी चल रही है यार, आगे भी अभी नहीं। और ह्यूस्टन में तो इतने सारे लोग, आपके शैदाई, आपके फैंस जो आपकी दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सो इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते एज अ बेस्ट एक्टर। You have the Lux Style Award as a Best Actor. You have the Sark Film Festival Award as the Best Actor. Then you also have the Kara Film Festival. You have the Hum Telefilm Best Actor Award. Best Actor के awards मिल रहे हैं, हर जगह आपके चेहरे हैं, पोस्टर्स पे हैं, प्रोमोस पे हैं, टीवी पे हैं। माशाल्लाह, लुक देखने में भी आप बड़े हैंडसम हैं। तो वो जो ऑन स्क्रीन इश्क, जो कि रियल इश्क में ट्रांसफर हुआ और उसको आपने दिल में दबा दिया, उसकी स्टोरी बताएं हमें। ऑन स्क्रीन मेरा कोई इश्क नहीं होता, वो मेरी एक्टिंग है। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसे आप किसी के इतने क्लोज काम कर रहे हैं, कोई शख्स आपको अच्छा लग रहा है और वो रोल भी आपका उसके साथ हीरो हीरोइन वाला है या इश्क वाला है, तो ये फीलिंग्स कैसे डेवलप नहीं होंगी? वही आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, मतलब आप समझते क्या? अच्छा। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब मैंने शादी नहीं की थी और मैं थोड़ा बहुत काम किया, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये शादी से पहले का वाकया है। थोड़ा बहुत काम किया था, तो मुझे ये एक दिन एहसास हुआ कि यार मैं अगर शादी नहीं कर सकता, मैंने नहीं की, तो मिच्योर एक्टिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि शादी के बाद आदमी की जिंदगी शुरू होती है, तो अगर मुझे मिच्योर एक्टिंग मिलती है, वो भी, उसकी भी एक वजह थी ये सोचने की कि मैं एक प्ले कर रहा था, उसमें मेरा डायरेक्टर मुझे कहता था कि राशिद, थिंक अबाउट समथिंग यू लव। और मेरे पास कुछ नहीं, मैं हथौड़ा जैसा आदमी था, मेरे पास कोई फीलिंग नहीं थी उसके लिए। यार नरमी पैदा करो अपने अंदर। नरमी कैसे लाओ? तुम सोचो कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके बारे में सोचो, आएगी। तो ये बात से फिर वो बात मेरे दिमाग में है कि मैं शायद कोई ऐसी चीज नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया, लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फिर मैं मिच्योर एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। और अच्छा, उसके बाद जिंदगी इसी तरह चलती रही। मैंने बाकायदा शादी की, मेरी एक बच्ची हुई, और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो फीलिंग उसके बाद मेरे अंदर आना शुरू हुई। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला, अब क्या तुम चक्कर क्या सोचते हो? अभी तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हारे बहुत अच्छे एक्सप्रेशन निकल रहे हैं। मैं सर, मैं बस जब से मेरी बेटी पैदा हुई है ना, तो बस मेरे दिमाग में रहता है कि यार इसको मैं उठाओ, शाम को जाता हूँ उसे लेके। तो ये आपको फील कराते हैं। तो इसी तरह इस लाइफ को जब मैंने जब नहीं किया था, तो मैं किसी और तरह का इंसान था,
और जब मैंने शादी कर ली, मैंने फैमिली बना ली, मैं उनके साथ रहने लगा, तो मेरे अंदर भी तब्दीली आई और वो तब्दीली फिर मेरे काम में भी चली गई। ओह, तो ये इसी तरह होता है कि आप जिंदगी को गुजारते कैसे हैं, जैसा आप गुजारेंगे आप वेक्टर भी वैसे ही होंगे। ओके, वाओ, हाँ, वेरी डीप, वाओ, सो डीप। लेकिन मुझे लगा है कि राशिद फारूकी वाला क्वेश्चन गोल कर गए हैं कि वो ऑन एयर इश्क कौन सा था, राइट? आपको भी लगा है ना? यस, नहीं, मेरा कोई ऑन एयर इश्क नहीं है, मैं अपनी बीवी से इश्क करता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के, आप जानती है मेरी, यस ऑफ कोर्स, मेरी मुलाकात हुई। हाय, वो मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, उस वक्त उन्होंने मास्टर्स किया था, और उन्होंने जब मेरी शादी हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि यार मुझे आगे पढ़ना है। मैंने कहा यार जॉब तो मैं भी नहीं करता हूँ, आप जॉब करती हैं, आप पे डिपेंड करता हूँ मैं भी, तो आप पढ़ने जाएंगी तो जॉब कौन करेगा, फिर हम कैसे रहेंगे? कह लेंगे हाँ बस जैसे भी रह लेंगे, पढ़ना तो मुझे है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम गए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। और मैं एक्टिंग करने, हम सुबह 7 निकलते थे, यूनिवर्सिटी इस तरफ थी, शहर इस तरफ था। यूनिवर्सिटी चले जाती थी, मैं अपने काम ढूंढने निकल जाता था। और इसी तरह करते करते वो 11 साल में उन्होंने पीएचडी कर लिया, फिर 1 साल उन्होंने जॉब की, उसके बाद वो इंग्लैंड से पोस्ट डॉक्टरेट करके आई, फिर उन्हें ये अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में ही अपने डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। अब वो अपने डिपार्टमेंट में काम करती है। मैं एक्टिंग करता रहा हूँ और वैसे ही करता रहता हूँ, और हमेशा करता रहूंगा। he is an actor forever। ये बात जो है ना, his DNA has got acting in it। आई थिंक ऑन दिस नोट जो है वो मुझे इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि जैसे हमें इसको जो है वो खत्म कर देना चाहिए, बट नहीं। जिस सवाल को आपसे पूछने का मैं ख्वाब देख रही थी, वो सवाल ये था कि आपकी फरेब बोलें, धोखा बोलें, फ्रॉड, फरेब से पहली मुलाकात कब हुई और क्या सीखा आपने और आप कैसे संभले उसके बाद? यार मुझे धोखा तो बहुत मिलते हैं, अब तक धोखे उस तरह से नहीं दे सकता मुझे कोई, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिवली मैं बात करता हूँ, लोगों को समझने की मुझे सोच देख के समझ जाता हूँ, अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि ये क्यों बात कर रहा है ये वो। लेकिन मिलते तो हैं, रोज ऐसा होता है जब आदमी बात कर रहा होता है, फिर मुझे पता चलता है दूसरे रोज की वो बात नहीं थी, ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है। तो असल में मैं ना हर आदमी पर ट्रस्ट करता हूँ। okay। और मैं ये समझता हूँ जो भी मुझसे मिल रहा है ना वो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चलता है नहीं वो वाला आदमी ठीक नहीं कह रहा था, ये वाला आदमी ठीक कह रहा था, बावजूद इन धोखों के और इन गलत बातों के, मैं फिर भी ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं किसी की बात पे यकीन ना करूं। वाओ! मैं फिर भी यकीन करूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे पता ना चल जाए कि ये गलत है। मैंने फील किया कि भाई ह्यूमन बीइंग्स वो क्या है, दूध का छाछ भी फूक फूक के पीता है, कि आपको मतलब अपने इर्द गिर्द वो किले बना लेते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, घर में चले जाते हैं, जिनको धोखे मिलते हैं। सो डिफिकल्ट। समवन लाइक एन आर्टिस्ट हु इज सो सेंसिटिव, कैसे आप अपने आप को रिवाइव करते हैं? अगर मैं ये करूंगा ना कि मैं इससे मुतासिर होना शुरू कर दूंगा, क्योंकि तो रोज इस तरह से हजारों आदमी से मेरा इंटरेक्शन होता है जिसमें सब सच नहीं बोल रहे होते। अगर मैं ये यकीन करना बंद कर दूंगा ना तो मेरा इनपुट खत्म हो जाएगा। जो मुझे बाहर से लेना है ना, मुझे तो यकीन करना है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ लोगों से, मैं वो बोलता हूँ। जब अगर मैंने उसको झूठ को लेना शुरू कर दिया ना तो मैं भी झूठ बोलना शुरू कर दूँ। तो मुझे उसकी बात जब तक मुझे यकीन ना हो जाएगा ये सही बात नहीं है, और फिर उसकी भी जस्टिफिकेशन ढूंढता हूँ कि इसने ये बात गलत की तो क्यों की। हो सकता है इसको ये वाला फायदा उठाना होता है, एज ए ह्यूमन किसी को भी उठाना हो सकता है, तो हो सकता है ये वाला फायदा उठाना है तो वो बोल दिया तो क्या हुआ। लेकिन मैं उसे सच्ची समझता हूँ ताकि मेरे अंदर से सच्चाई खत्म ना हो, मैं झूठ ना बोलूं। ओह माय गॉड, कितना मुश्किल है। भाई इस तरह डेवलप हो गया है। मुश्किल ये नहीं, आप साफ आदमी हो ना, अगर आप साफ आदमी है तो जैसे अगर मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो मुझे लीना हमेशा लोग पॉजिटिव मिलते हैं। मेरे गिर्द जो वाइब्स है ना वो पॉजिटिव वाइब्स है। नेगेटिव आदमी मेरे पास आता ही नहीं है, उन वाइब्स में आके वापस चला जाता है। मुझे पता चल जाता है ये नेगेटिव आदमी है, मैं उसको नहीं कहता कि तू नेगेटिव है, ये झूठ कह रहा है। वो आएगा ही नहीं मेरे पास, मेरे से उसकी बनेगी नहीं, मेरे उसके साथ कोई कनेक्शन होगा नहीं अगर वो नेगेटिव।
तो सारे लोग नेगेटिव तो नहीं होते ना, मुझे क्या पता कौन नेगेटिव है, खुद ही फील हो जाता है कि ये नेगेटिव है जिसकी मेरे से नहीं बन रही, मैं क्यों अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करूं? राइट, एब्सोल्युटली। वैसे मुझे लगता है कि वी आर सराउंडेड बाय कंप्लेनर्स एंड नेगेटिव थिंकर्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड समटाइम्स यू बिकम इमोशनली अटैच्ड टू देम, फिर अपने आप को डिटैच करना और उनको जो है ना भगाना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी बेटी के लिए या फिर जो इस वक्त यंग जनरेशन है, अगर आप लाइफ के सक्सेस फॉर्मूले को लोगों से अच्छी तरीके से रिश्ते भी निभाना है, जिंदगी को सक्सेसफुल भी रखना है, धोखे देने वालों से बच के भी रहना है, जो पैशन दिल में है उसको भी कॉन्कर करना है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें कर ली हैं। अगर आप यंग जनरेशन को, पीपल हु आर द एज ऑफ योर डॉटर, बताना चाहें इन अ सेंटेंस, 2 सेंटेंस के व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस सक्सेसफुल लाइफ जो आपने जी है? डू व्हाट यू थिंक, एक्सपीरियंस इट, और जो रिजल्ट आए वो आपको आगे बढ़ाएगा। एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। एक जिंदगी की एक सतह पर पहुंचकर जब आदमी बालिग हो जाता है, उसके बाद उसे करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में ये आया था, मैं वही बताऊंगा ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं बाहर से कोई इल्मी किताबें पढ़ के वो बात नहीं बताऊंगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जिंदगी में वो किया जो मैंने चाहा और पॉजिटिविटी अपने साथ रखी, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव लोग मिले जिन्होंने मुझे आगे बढ़ा दिया, सपोर्ट मिली। इवन मैं ह्यूस्टन आया हूं जहां मुझे कोई नहीं जानता था। रीना, आप अच्छी तरह जानती हैं, आज मेरे 200 दोस्त हैं यहाँ। अभी को बहुत थोड़ा सा अरसा हुआ है। अभी आपको 2 महीने भी नहीं हुए, राइट? तो बात इतनी है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपके साथ हर दुनिया का हर आदमी पॉजिटिव है। आई लव दैट लेसन। आई नो कि आप बहुत जो है हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, एंड बिकॉज जब राशिद फारूकी से मिली और हम लोग प्लान बना रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, तो ही इज लाइक, मैं आई एम अ लिटिल हेल्थ कॉन्शियस, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन हर रोज शाम को आपके ये जो नए दोस्त हैं, ये ह्यूस्टन के चाहने वाले जो हैं, वो आपको पिक करते हैं और किसी ना किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पे चॉप्स चल रही हैं, धागे कबाब और बिरयानी और निहारी नाइट्स चल रही हैं। ऐसे में वेट बढ़ा हुआ है या आप कोई एक्स्ट्रा हरकतें कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? मैं होटल में रहता हूँ। ओके। बहुत अच्छा जिम है। ओके। सुबह 5 बजे मेरी उठने की आदत है। ओह वाओ। चाहे मैं कितनी बजे भी वेरी नाइस। और मैं सीधा जिम में होता हूँ। 1-2 घंटे में जिम में लगाता हूँ, उसके बाद मुझे कोई चीज असर नहीं करती। फैंटास्टिक, हाई फाइव, बेस्ट चीज जो आपने शेयर किया। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। तभी आप इतने फिट भी हैं और मजीद आगे भी फिट रहेंगे। थैंक यू सो मच राशिद फारूकी, मेरा ये ख्वाब आपने सच कर दिखाया। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस सोसाइटी का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें ह्यूस्टन को बताऊं। तो ह्यूस्टन, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू राशिद फारूकी, द अवार्ड विनिंग एक्टर राइट हियर इन द स्टूडियोज। हमारा पहला एपिसोड है और हमारे साथ राशिद फारूकी हैं, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में वी आर गोइंग टू हैव द क्रेम डे ला क्रेम राइट हियर इन द स्टूडियोज, और उनसे मैं क्वेश्चंस करूंगी। अगर आपके पास कोई ऐसे गेस्ट हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम उनको इंटरव्यू करें, प्लीज डू लेट अस नो। उनसे क्या क्या क्वेश्चन, सिजलिंग हॉट क्वेश्चंस करें, उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। राइट नाउ यू कैन सी, आई थिंक इट्स समवेयर, इट्स हेयर. Right, you can subscribe, you should share, you should comment, let us know how we did this brand new podcast. और of course ये brand new podcast is called Tea and Talk, जो कि आपके लिए present कर रहे हैं International Art Society, the founder Basit Jalili. How was the podcast? Was it good? Okay, he's very happy. And of course, let's not forget our very, very talented videographer and our producer. We have Suhail Nawaz. Faisal, thank you so much for so much lights ko chhedne ka bahut shukriya. Okay, fine. Too much talk. I gotta go. Take care. Bye. Good office.